नाज़रीन, इसराइल के मीडिया में या इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए और अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बाहर निकलकर खुद अपने फैसले करने पड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद भी शुरू हो गई। एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती इतमार बिन गवेर ने। ये जरा स्टेटमेंट आप सुने कितना खौफनाक है। एक इसराइली माँ के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा, पूरे लबनान को जलना होगा। भी लड़ाई के अंदर जो है इतने सारे हिजबुल्लाह के लोग जाबहक हो गए, वहां पे इसराइली भी मारे गए। लड़ाई में तो ये चलता है फिर, लेकिन वो कहते हैं सिविलियंस को मार दो। अमरीकियों के पूरे एहतराम के साथ इसराइल को पूरी दुनिया पर यह वादे कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों का तहफ्फुज रायगा जाने के लिए नहीं है, पूरे लबनान को जलना होगा। हमारा अव्वलीन फर्ज इसराइल के फौजियों की हिफाजत करना है और ये अहद बाकी तमाम तरजीहात पर मुकद्दम है। मैंने वज़ीर आज़म से अपनी निजी मुलाकातों में यह भी कहा कि एक इसराइली माँ के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा। ये पिंग पोंग का खेल अब बहुत हो चुका। मशरिक़ वुस्ता में आप नपे तुले जवाबात और तहम्मुल मजाजी से नहीं जीतते। आपको बेकाबू और शदीद जारहाना होना पड़ता है नेस्तो नाबूद करने के लिए, दहशत को कुचलने के लिए। ये जनाब आप अल्फाज हैं एक मिनिस्टर के जो नेतन्याहू की कैबिनेट के, तो आप अंदाजा कर लें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा ये किसी आम नस्ल कुश दीवाने का गुस्सा या बरबराहट नहीं है, ये इसराइली हुकूमत के वजीर दाखिला सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की एक अवामी पोस्ट है। तिल अल-बैब में कायम ये नस्ल कुश गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। ये तमाम इंसानों को खतरे में डालता है। इसकी वाहिद दिलचस्पी मुस्तकिल जंग है। ये जनाब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पंगे लेने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने जो नया पंगा लिया है वो इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के साथ ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? उन्होंने कहा वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस कदर ख्वाहिशमंद थी कि उन्होंने मुझसे इल्तिजा की थी, मिन्नत की थी तस्वीर खिंचवाने के लिए। मैं तो ऐसा ना करता, तस्वीर ना खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। वो शायद इस बात पर खुश है कि मैंने उनसे बात की। मैं उनसे बात करने का कतई पाबंद नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इटली की वजीर आजम के बाद। किसी ना किसी पे चढ़ाई करके रखते हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने कहा, जो इटली की वजीर आजम है उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फौरी जवाब की हकदार होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सरासर मनगढ़ंत हैं। सच्ची बात यह है कि मैं हैरान और परेशान हूं। मैं नहीं जानती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। आखिरकार ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह का अज़म मगरिब के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन रहनुमाओं के खिलाफ नहीं दिखाते जिनके लिए वो इसके बरक्स बहुत ज्यादा नरम और लचकदार रवैया रखते हैं। वो कहते हैं हमारे दुश्मनों से तो आप ऐसे रवैया नहीं रखते, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ आप बदतमीजी करते हैं। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते, इल्तिजा नहीं करते। ये जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। अब एक और जवाब भी आया इटली की जानिब से। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सदर ट्रंप के संगीन और तौहीन आमेज अल्फाज से पूरे इटली की दिलादारी हुई है। और उसके बाद इटली के वजीर खारजा अंटोनियो ताजानी, उन्होंने ये ऐलान किया कि इस वजह से मैंने अमेरिका का अपना वो दौरा मनसूख करने का फैसला किया है जो अगले 21 और 22 जून को होना तय था। यानी अभी उन्होंने जो जाना था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रहा अमेरिका, मेरी वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी है। ये है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पंगा। तो ट्रंप साहब पंगे लेते रहते हैं, उनकी खबरें निकलती रहती हैं और वो खबरों में रहना जानते भी हैं। लेकिन अब ईरान के साथ दोबारा पंगे में जाना डोनाल्ड ट्रंप को सूट नहीं करता। तो इसराइल को भी बैक फुट पे मुझे लगता है चले जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन अगर इसराइल अकेला ईरान से लड़ा और इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा ना हुआ तो आप बहुत बड़ा खड़ाक देखेंगे इस रीजन में। अब नाज़रीन, जो रज़ादार है वही मरकजी मुल्ज़िम है। अगला जो खेल है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। अगला खेल ये है कि अब पुलिस ये साबित करने की कोशिश करेगी कि रज़ादार का किरदार सिर्फ लेन देन के हद तक है। याद रखिएगा मेरी बात, ये लिख ले आप पूरे कागज पे। पुलिस और अदालत अब ये साबित करने की कोशिश करेगी कि रज़ादार का किरदार सिर्फ और सिर्फ लेन देन की हद तक है। ये पुलिस साबित करने की कोशिश करेगी और यही अदालत के अंदर उनके वकला भी साबित करेंगे कि इसका तो सिंपल लेन देन का ताल्लुक था, इससे ज्यादा इसका कुछ किरदार नहीं है। लिहाजा लेन देन के मामले में इसने अपनी सहेलियों को बुलाया और ये भी पकड़ा गया और फिर ये भी फंस गया। तो इस किस्म की अब गेम डाली जाएगी जो सहाफियों ने थोड़ी तैयारी की। तो गेम का एक हिस्सा तो एक्सपोज हो गया, अब दूसरा भी ले लें। इन खवातीन के ऊपर कीचड़ उछला जाएगा पाकिस्तान में। आपके बहुत सारे सहाफी उठेंगे जी तो कॉल गर्ल्स टाइप लड़कियां, वो जो इनकी तो अपनी तरबियत ठीक नहीं है
और ये तो खुली डुली लड़कियां हैं, इनके तो जनाब पहले ये याशियां कर रही थी, ये देखें इनकी तस्वीरें, ये तो मौजें कर रही थी, ये तो सेल्फियां ले रही थी। क्या अगवा हुई हुई लड़कियां ऐसी होती हैं? तो भाई 2-3 दिन शुरू में वो अगवा नहीं हुई, 29 तारीख को उनको अगवा किया गया, उसके बाद जो उनका रेप हुआ उसकी तस्वीरें निकालो। या चलो अगर आपने वीडियो निकालनी है या कोई तस्वीर निकालनी है तो वो वीडियो निकालो जहां पे उन्होंने रो रो के पुलिस को स्टेटमेंट दिए दोनों खवातीन ने कि जनाब ये देखो हमारे साथ ये कुछ इन्होंने किया। तो अब इसको लेन देन का मामला बना के रजा डार को निकालने की कोशिश की जाएगी। फैसल कामरान ने जब ये किया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सहाफी चढ़ दौड़े, सहाफियों के साथ इन्होंने जुल्म कम किया। वो इतने प्रोफेशनल और पुराने क्राइम रिपोर्टर्स हैं, वो वहां पे अपने शिकवे शिकायतें उन्होंने शुरू कर दी कि इन्होंने किया ही बहुत बुरा है, हर एक के साथ तो इन्होंने लड़ाई ली हुई है। पुलिस स्टेट बनाया हुआ ना पंजाब को, जब भी कोई सूबा या कोई इलाका या कोई शहर वो पुलिस स्टेट बन जाता है ना, पुलिस फिर खुदा बन जाती है, पुलिस फिर किसी को भी अहमियत नहीं देती। वो अहमद फराज साहब हैं, उन्होंने अपना शो डाल दिया, उन्होंने कहा जी आप बड़ी ज्यादती करते रहे, आपने हमारे साथ इतना जुल्म किया, अब आगे हैं कि हम आपको सेव करें, हम आपकी जो है वो फेस सेविंग आपको लेकर दें, या ये मुश्किल वक्त है आपको हम इससे बचाएं। मुजाहिद शेख साहब कहते हैं आप तो मेरे दफ्तर पहुंच गए थे मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए मेरी खबर की वजह से। तो वो डीआईजी के लोगों ने काफी वहां पे उसके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन डीआईजी ये कहता रहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। रात 3:30 बजे वो खवातीन जब गई यहां से एयरपोर्ट से तो उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान से प्यार हो गया, हम आप लोगों से बड़े मुतासिर हुए, आप हमें पाकिस्तान का झंडा मंगाकर गिफ्ट करें। तो 3:30 बजे हमने उनको पाकिस्तान का झंडा मंगा कर दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और वो शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? और बेशर्मो, उनका रेप हुआ पाकिस्तान में, तुम वहां पे फिर हुब्बुल वतनी का चूरन बेच रहे हो। ये हुब्बुल वतनी जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारे बेचने का सौदा है, ब्यूरोक्रेसी का और पुलिस का और फौज का। मैं जब आईएसआई की कैद में था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि 14 अगस्त आने वाली है, तो मैंने आईएसआई वालों से कहा कि यार मुझे एक छोटा सा झंडा ही ला दो, क्योंकि कैद तन्हाई में अगर आपको कोई छोटी सी ऐसी चीज भी मिल जाए ना तो आपको जीने की वजह मिल जाती है। वहां मेरा मरने को ज्यादा दिल करता था जीने से। मैं उनसे पाकिस्तान का झंडा मांगता था, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि हम आपको ला कर देंगे, और 1 हफ्ता गुजर गया और उन्होंने मुझे पाकिस्तान का झंडा नहीं ला कर दिया। बाद में वो जो खाना डालने आता था उसने मुझे बताया, उसने कहा जी पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है कि आपको पाकिस्तान का झंडा भी नहीं देना, कपड़े का इतना सा झंडा देते तो क्या फर्क पड़ जाता है इन्हें, ये हुब्बुल वतनी का चूरन जाके ना कहीं और बेचो। हम मैं मुहिब्बे वतन जिन्होंने मार खाई, अपने जिस्मों पे जख्म खाए, उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब मुझे लटा के टॉर्चर करते थे ना और मारते थे, मैं तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहता था। ये जब रिटायर होंगे ना वो बेशरम सारे जो मारने वाले थे, वो अगर किताबें लिखेंगे और मैं जरा भी गैरत हुई तो वो अपनी किताबों में लिखेंगे कि हम उसे मारते थे और वो कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और इस पे मुझे और मार पड़ती थी कि तू पाकिस्तान का नाम ना ले। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से ये इतना चिढ़ते हैं बेशरम। हमने हथकड़ियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उस जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जहां पे ये सोच भी नहीं सकते। ये हमें हुब्बुल वतनी का बताएंगे कि जनाब इन्होंने उन औरतों को हम बेवकूफ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं कि तुम 3:30 बजे रात को उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उनको झंडा पकड़ा रहे हो और वहां से तुम उनको झंडा देकर भेज रहे हो पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान के बारे में क्या इमेज लेकर गई है पता है तुम्हें? हुकूमत वक्त के बच्चों ने उनको बुलाया था और बुलाकर उनका रेप किया है, उनके साथ जनाबिल जबर किया गया है पाकिस्तान में। और वो पाकिस्तान को अच्छे नामों से याद रखेंगी, सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने उनको बाजियाब नहीं करवाया। वो खुद ही एक गाड़ी से कूद गई थी और उनको इस बात का पता है कि इन मुल्जिमान का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज अगर ये टेस्ट केस है ना तो एक ही सूरत में याद रखिएगा, मरियम नवाज के दौर में अगर रजादार बाहर आ गया या उसको जेल में या थाने में, मेरे लोग हर जगह पे हैं, मैं पाकिस्तानी हूं ना, हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता इंफॉर्मेशन आने के। हम अडियाला जेल के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे, आजकल नहीं निकल रही, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन निकल आती है, कभी ना कभी वहां से और इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हम तुम्हारे इदारों के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी बैठा हुआ है और उसका दिल दुखा हुआ है। तुम इसे प्रोटोकॉल दोगे, हमें पहले पता चलेगा तो तुम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हो। तुम इसे सहूलतें दोगे, हमें पहले पता चलेगा तुम इसे सहूलतें दे रहे हो। तुम इसकी मुलाकातें करवाओगे, हमें पहले पता चलेगा कि तुम इसकी मुलाकातें करवा रहे हो, और हम हर चीज एक्सपोज करेंगे। ये रेपिस्ट है, इसने रेप करवाया, ये अगवा बराए तावान कर रहा था। अगर ये आदमी मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में कोई सहूलत पाता है, या अदालत इसको बरी करती है या अदालत इसको जमानत देती है, तो फिर ये तासुर 100% पक्का हो जाएगा कि मरियम नवाज ने पूरा जोर लगाकर अपने बहनोई के भांजे को बचाया। और ये जो मरियम नवाज इन एक्शन, शर्म तो नहीं आती इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इन बेशर्मों को, मरियम नवाज इन एक्शन। वो ये बनता है यार एक डीआईजी का? वो यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम सीएसएफ का एग्जाम देकर आए हो जो उसके पूरे खानदान में कोई नहीं दे सकता। वो बेचारे मैट्रिक रो रो के करते हैं, धांधलियां कर करके, नकलें कर करके वो पास हुए हैं। उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि 4 किताबें उन्होंने पढ़ी हुई हो। अभी थोड़े दिन पहले मरियम नवाज ने कहा जी मैंने जेल के अंदर किताबें पढ़ी हैं। बताया ना कौन सी किताब पढ़ी है? ये मुझे पता है कि वहां बहुत सारी किताबें रखी हुई थी कि चलो किताब पढ़ के अपना टाइम गुजार लेगी, लेकिन इसने किताब पढ़ के टाइम नहीं गुजारा। इसके पास मोबाइल फोन था चोरी का जिससे ये टेलीफोन कर रही थी।
गुड़ियाबाजी, पीछे सबके साथ राब्ते थे। तो बाद में फोन पकड़ा भी गया और वो वीडियो मैंने देखी है जब फोन पकड़ा गया कैसे इन्होंने धमकाया भी था। तो नाज़रीन, ये रज़ा डार को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। समझें, जब रज़ा डार बाहर आया तो मरियम नवाज का इंसाफ सिर्फ इतना ही है। और वो कह रही है सीसीडी इस मामले को डील नहीं करेगी, इसको पंजाब पुलिस डील करेगी, क्योंकि मुलजिमान की जेब में पैसा है। वो अली ज़ई ने बड़ी जबरदस्त बात की, यानी उसने सारा वो कलम ही तोड़ दिया। उसने कहा जी सीसीडी का जो पिस्तौल है ना, वो सिर्फ उस नेफे में चलता है जिस शलवार में पैसों वाली जेब खाली हो। शलवार के अंदर भी एक जेब होती है ना पैसों वाली। उसने कहा जी जिस शलवार के अंदर जो जेब है ना वो खाली है ना, उस नेफे में सीसीडी का पिस्तौल चल जाता है। तो अब यहां पे उल्टा काम हो गया। रज़ा डार का पिस्तौल जो है या इसहाक डार का पिस्तौल वो सीसीडी के नेफे में चल गया। अब सीसीडी जो है ना वो चुपती फिरेगी। मारो बंदे, गरीबों को तो आप मार सकते हो, जब मर्जी मार सकते हो, छोटे मोटे मुजरिमों को आप पार कर सकते हो, लेकिन हुक्मरान खानदान पे हाथ डालना, उन्हें रोकना, ये आपके बस की बात नहीं है। हम रोकेंगे पाकिस्तानी इंशाअल्लाह। हमें पता है ये आग हमारे दरवाजों तक आएगी, लेकिन हम इस आग को रोकेंगे और ऐसा बुझाएंगे